के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 1937 के प्रांतीय चुनाव के समय मोहम्मद सादुल्लाह किस प्रांत के प्रधानमंत्री बनाए गए थे? ध्यान दीजिए, 1937 के प्रांतीय चुनाव के समय, कब? 1937 के प्रांतीय चुनाव के समय मोहम्मद सादुल्लाह किस प्रांत के प्रधानमंत्री बनाए गए थे? असम के, बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के। तो दोस्तों, मोहम्मद सादुल्लाह जो है असम के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मोहम्मद सादुल्लाह कहाँ प्रधानमंत्री बनाए गए थे? 1937 के समय असम के बनाए गए थे। बिहार के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? श्री कृष्ण सिन्हा। कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा को जो है बिहार का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और बंगाल का प्रधानमंत्री फजलुल हक को, किसको? फजलुल हक को बंगाल का प्रधानमंत्री बनाया गया था। बीएन दास, किसे? बीएन दास को जो है उड़ीसा का प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसी तरह कई प्रांतों के प्रधानमंत्री बनाए गए थे जिनकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। दोस्तों, ध्यान से इसे सुनिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? डॉक्टर खान साहब। कौन थे? डॉक्टर खान साहब थे। ये उत्तर पश्चिम प्रांत के थे। संयुक्त प्रांत के जो है संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। गोविंद बल्लभ पंत को जो है संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उत्तर पश्चिम प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? डॉक्टर खान साहब बनाए गए थे। उसी प्रकार मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री कौन थे? मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिए दोस्तों, एन.बी. खरे थे। कौन थे? एन.बी. खरे थे। उत्तर पश्चिम प्रांत के डॉक्टर खान साहब को बनाया गया था। संयुक्त प्रांत को गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। मध्य प्रांत में प्रधानमंत्री एन.बी. खरे को बनाया गया था। मुंबई प्रांत में, ध्यान दीजिए, मुंबई प्रांत में यानी बम्बई में कौन बनाया गया था? बम्बई में बीजी खरे को, प्रधानमंत्री बनाया गया था। मद्रास में सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी को कहाँ का बनाया गया था? मद्रास का प्रधानमंत्री बनाया गया था। सिंध का प्रधानमंत्री कौन था? अल्लाह बख्श। सिंध का प्रधानमंत्री अल्लाह बख्श थे। कौन थे? अल्लाह बख्श थे। अल्लाह बख्श को सिंध का प्रधानमंत्री बनाया गया। और पंजाब का प्रधानमंत्री कौन था? सिकंदर हयात खां। सिकंदर हयात खां को बनाया गया था।
एक बार पुनः देखिए दोस्तों। असम मोहम्मद सादुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया था। बिहार श्री कृष्ण सिन्हा को। बंगाल फजलुल हक को। BN दास को उड़ीसा का प्रांत का बनाया गया था प्रधानमंत्री। उत्तरी पश्चिम प्रांत का डॉक्टर खान साहब को बनाया गया था। गोविंद बल्लभ पंत को संयुक्त प्रांत का बनाया गया था। NB खरे मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। BG खरे बम्बई के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। C राजगोपालाचारी मद्रास के बनाए गए थे। अल्लाह बख्श सिंध के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और पंजाब मेजर सिकंदर हयात खां को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। वर्ष 1934 में पटना में कहाँ पे? पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो रफ़ी अहमद किदवई, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस। ये 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में आप लोग बताना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाज पार्टी का संयोजक बनाए गए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी जयप्रकाश नारायण ही थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी जयप्रकाश नारायण ही थे और इन्हें क्या कहा जाता था? लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। आचार्य नरेंद्र देव ये कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता थे। क्या थे? कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल का ये प्रमुख नेता थे। रफ़ी अहमद किदवई वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में ये वित्त विभाग के प्रमुख बने थे। क्या थे? ये वित्त विभाग के प्रमुख बनाया गया था। किसको? रफ़ी अहमद को। यानी वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में, कहाँ पे? संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग के प्रमुख के रूप में चुना गया था या बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस को ध्यान दीजिए दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। उन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 ईस्वी को इन्होंने कहाँ पे किया था? मूकर उन्नाव में। कहाँ पे? मूकर उन्नाव में। मूकर उन्नाव। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई सन 1939 ईस्वी को मूकर उन्नाव में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। उनका मुख्य उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। इनका मुख्य उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष को पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य इनके थे फॉरवर्ड ब्लॉक के अन्य सदस्य में कौन कौन थे? देवव्रत विश्वास। ये सभी पॉइंट जो है ध्यान देने होंगे दोस्तों। देवव्रत विश्वास ये क्या थे? महासचिव थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के क्या थे? महासचिव। देवव्रत विश्वास को महासचिव बनाया गया था। विशंबर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे। विशंबर दयाल त्रिपाठी
विश्वम्भर दयाल पार्टी, ये क्या बनाए गए थे? राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए थे। राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था किसको? विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी को। तथा स्वामी सहजानंद, और तीसरे सदस्य थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के तीसरे सदस्य थे। इस तरह अन्य सदस्य कौन थे? देवव्रत विश्वास थे जो कि महासचिव थे, विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे, तथा स्वामी सहजानंद इसके फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव यानी विधानसभाओं हेतु जो चुनाव हुआ था उसमें कुल 1585 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें से कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कितनी सीटों की हुई थी? 1585 सीटों के चुनाव हुए थे, जिनमें से कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों कांग्रेस को कुल 707 सीटें प्राप्त हुई थी। नोट टू द पॉइंट, 707 सीटें जो है 1585 सीटों में से कांग्रेस को प्राप्त हुई। 1937 के प्रांतीय चुनाव जो कि विधानसभाओं के लिए हुआ था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, योगेश चंद्र चटर्जी ने क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की थी? किसने? योगेश चंद्र चटर्जी ने क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की थी? 1939 में, 1938 में, 1937 में, 1940 में। तो दोस्तों योगेश चंद्र चटर्जी ने क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना 1940 में की थी। कब की थी? 1940 में। यानी क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी के संस्थापक कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी थे। इसकी स्थापना 19 मार्च 1940 में कब की गई थी? 19 मार्च 1940 ईस्वी को की गई थी। 1940 ईस्वी में की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य था, योगेश चंद्र चटर्जी का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य अंग्रेज़ों को शक्ति द्वारा देश से बाहर निकालकर समाजवाद की स्थापना करना था। किसका? समाजवाद का स्थापना करना था। समाजवाद की स्थापना करना था। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था। त्रिपुरी यानी 1939 त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को समर्थन देना था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना था और त्रिपुरी अधिवेशन में इस पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस को समर्थन दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने स्वागत किया था। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल 28 माह तक 28 माह तक 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था? तो 28 माह तक शासन किया था। 1937 में प्रांतीय चुनाव भी हुआ था जिसमें कांग्रेस 28 माह तक शासन अपनी चलाई थी। 1938 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा गुजरात 1938 में हरिपुरा गुजरात 1938 में हरिपुरा ये गुजरात में है, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को 1938 में सुभाष चंद्र बोस को क्या किया गया था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था।
1938 कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और 1947 ईस्वी में सुभाष चंद्र पुनः जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, मतलब विजय प्राप्त किए, किसको हराकर, पटाभी सिताब रमैया को उन्होंने हराया था। लेकिन गांधी जी इस बात से खुश नहीं थे। इस वजह से उनके नाराजगी के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष के पद को उन्होंने त्याग दिया। और इसके बाद जो है 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह पर अध्यक्ष बनाया गया। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, लॉर्ड लिन लिथगो ने, यहाँ पे लिथगो है, लॉर्ड लिन लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा था? ये क्रिप्स है, क्रिप्स प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव है, कैबिनेट प्रस्ताव है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लॉर्ड लिन लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव को रखा था। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव को रखा था। लॉर्ड लिन लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। 8 अगस्त 1940 कब रखा गया? 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा, और इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। कुछ पॉइंट और ध्यान दीजिए। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। कांग्रेस ने कांग्रेस ने 11 प्रांतों में 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। आठ प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने, पंजाब में कौन कौन पार्टियाँ थी? मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने, ये 2 पार्टियां मिलकर के पंजाब में अपनी सरकार बनाई। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने, बंगाल में कौन कौन पार्टी मिलकर बनाई थी? कृषक प्रजा और मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग ने मिलकर के, ये 2 पार्टियां यानी कृषक प्रजा और मुस्लिम लीग मिलकर के कहाँ पे? बंगाल में अपनी सरकार बनाई। तो 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने, तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था कब? किस अधिनियम में? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतीय चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न कराए गए? तो 1937 में संपन्न कराए गए थे। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। बहुमत प्राप्त
प्रांतों की संख्या कितनी थी? प्रांतों की संख्या 5 थी। तो आप लोग समझिएगा आ गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि है 1 अगस्त से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 5 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? 1 जुलाई से 30 जून तक। इसका उचित आंसर है। आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर क्या किया? जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। क्या किया है? अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से, आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक, 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का रहा। 21 तक कितने महीनों का रहा? 9 महीनों तक रहा। और इसके 50 सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। इसके 50 सभी लेखा वर्ष, इसके 50 सभी लेखा वर्ष, सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। 31 मार्च तक होते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? वाणिज्यिक बैंक जो है किस, गलत है दोस्तों, किस सूची के अंतर्गत आते हैं? विकल्प आप लोगों के सामने, राज्य सूची के अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। तो वाणिज्य बैंक दोस्तों जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरेजिस रिक्स बैंक, विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक, प्रथम केंद्रीय बैंक जो है स्वेरिजेस रिक्स बैंक, स्वेरिजेस रिक्स बैंक, रिक्स बैंक जो है इसकी स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। 1668 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में हुई थी। ये विश्व का सबसे पहला बैंक था। कौन था? स्वेरिजेस रिक्स बैंक। ये स्वीडन में, इसकी स्थापना 1668 में हुई थी। कुछ पॉइंट और हैं, ध्यान दीजिए। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति जो है, नरसिम्हन समिति का संबंध जो है बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। क्या है? बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है। साख सृजन पर नियंत्रण आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय हैं। 4 मुद्रणालय हैं।
मुद्रा मुद्रणालय 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 कितने हैं? 4 हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? देवास, नासिक, मैसूर और साल्बोनी। देवास कहाँ पे है? तो देवास जो है मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ पे है? नासिक महाराष्ट्र में है। मैसूर कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक में है। और साल्बोनी ये पश्चिम बंगाल। कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है। तो रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय हैं, जो कि देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में है, मैसूर कर्नाटक में और साल्बोनी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। किस पे? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़, कितना? भारतीय रिजर्व आरबीआई 200 करोड़ रुपए का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना, कितना? 115 करोड़ रुपए का सोना होगा। 115 करोड़ मूल्य का सोना तथा 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। आरबीआई कितने? 200 करोड़ रुपए का कोष होगा, जिसमें 115 करोड़ सोना होगा और 85 करोड़ क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। कुछ पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्हें भी जानिए। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है। कौन सी? 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है आर ओ डबल लाइन है। इसका डिजाइन किसने किया था? डी उदय कुमार। किसने किया था? डी उदय कुमार ने किया था। डी उदय कुमार ने इसको डिजाइनिंग दिया था। इसकी डिजाइनिंग डी उदय कुमार ने किया था। डी उदय कुमार ने इसका डिजाइनिंग किया था। मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया था? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई जो है मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया था? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। 19 नवंबर 2013 को कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। मुंबई में
की गई थी। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2023 को मुंबई में की गई थी। एक मुख्य पॉइंट है जो इसे आप ध्यान रखिए। चीन में सबसे पहले अपनी शाखा किस बैंक ने खोला था? तो भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई ने चीन में अपनी पहली शाखा खोला था। आरबीआई ने अपनी पहली शाखा देश में चीन में खोला था। निजी भारतीय बैंकों में किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? निजी भारतीय बैंकों में एक्सिस बैंक ने। एसबीआई ने चीन में अपनी पहली शाखा खोला, लेकिन निजी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक ने खोला था। एक्सिस बैंक ने ये निजी बैंक है जिसने चीन में अपनी शाखा खोला था। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं। भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, इंडियन बैंक है और केनरा बैंक है। तो इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।